हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू बुक से चैप्टर नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बच्चों, क्रिसमस पे एक दूसरे को गिफ्ट दिए जाते हैं। हम हमेशा क्रिसमस ईव पे प्रेजेंट्स यानी गिफ्ट्स की अपेक्षा करते हैं कि हमें गिफ्ट्स मिलेंगे बड़ों से या कोई सांता क्लॉज आएगा, इस उम्मीद में। क्रिसमस के बाद न्यू ईयर आता है और जिंदगी में खुशहाली भरता है, हम ऐसा मानते हैं। तो ये स्टोरी ऐसे ही एक प्रेजेंट की है। हमें ये ढूंढना है कि इस स्टोरी में किसको प्रेजेंट मिल रहा है क्रिसमस की ईव पर। तो कहानी शुरू करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। बिफोर यू रीड, देयर आर सम dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. हिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत से ऐसी तारीखें देखी है, ऐसे डेज देखे हैं, ऐसे इवेंट्स देखे हैं, चाहे वो युद्ध के हों या कोई बहुत ही अहम बात हो, तो हम उन दिनों को हमेशा याद रखते हैं। The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? तो बच्चों, यहाँ पर ये जो कहानी है ये ऐसे ही एक वॉर की है जिसमें ब्रिटिश और जर्मन्स यानी इंग्लिशमैन और जर्मन्स के बीच में युद्ध चल रहा था 1914 में। तो क्या आप बता सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि ये किस युद्ध की बात हो रही है? यहाँ पर इस तरीके का आपको क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में दे रखा है और यहाँ पे ये भी कहा हुआ है कि आंसर आपको पेज नंबर 23 पे मिलेगा। तो अब चलो स्टोरी की शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या क्रिसमस ईव का ये गिफ्ट था जिसके बारे में ये बात हो रही है और ये वर्ल्ड का बेस्ट गिफ्ट क्यों कहा गया है। I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The men said it was early 19th century. तो यहाँ पे जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि मैंने एक जंक शॉप यानी कबाड़ी की दुकान जो ब्राइट पोर्ट पे थी, वहां पे एक रोल टॉप डेस्क देखा यानी एक बड़ा सा टेबल देखा और उस दुकानदार ने मुझे ये बताया कि अर्ली 19th सेंचुरी का बना हुआ है और ये बड़ी अच्छी अच्छी लकड़ी ओक वुड का बना हुआ है। I had wanted one, but they were far too expensive. और मैं भी कब से एक ऐसा ही ओक वुड का एक टेबल लेना चाहता था बहुत समय से, लेकिन ये टेबल्स बड़े ही महंगे होते हैं तो अभी तक मैं ले नहीं पाया था। This one was in a bad condition. और ये जो इस जंक शॉप पे पड़ा था, इस कबाड़ की दुकान पे पड़ा हुआ था, ये बड़ी ही बुरी हालत में था। The roll top in several pieces, one lack clumsily mandate, scratch marks all down one side. तो ये टेबल की एक टांग बिल्कुल टूटी हुई हालत में थी, इसका पूरा रोल टॉप यानी ऊपर का सारा हिस्सा जो भी प्लाईवुड वगैरह होती है वो सब बिल्कुल टूट चुकी थी। जगह जगह से जले हुए के मार्क थे, स्क्रॉच मार्क्स यानी यहाँ पे आपको देखो ग्लॉसरी में दिया हुआ है बर्न मार्क्स। स्क्रॉच मार्क्स थे साइड पे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन हुआ ये कि एक्चुअल में ये बहुत ही कम पैसों में मुझे मिल रहा था। I thought I could restore it. और मैंने सोचा कि मैं इसको घर ले जाके इसको फिर से क्या कर लूंगा, रिपेयर कर लूंगा। It would be a risk, a challenge, but I had to have it. और ये बड़ा ही एक चैलेंज का काम था। ठीक हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे को अब मेरे पास में और कोई चारा नहीं था तो मेरे को ये करना पड़ रहा था। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. अब मैंने पैसे दिए उस आदमी को और फिर अपने वर्क रूम में ले आया जो गैराज के पीछे था, उस टेबल को उठाकर। I began work on it on Christmas Eve. अब क्या हुआ, मैंने क्रिसमस ईव को यानी क्रिसमस की जो पहले क्रिसमस के अगले दिन जो शाम होती है उसे क्रिसमस ईव कहा जाता है, उस टेबल पे काम करना शुरू कर दिया। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The vernier had lifted almost everywhere. तो अब मैंने क्या किया, धीरे धीरे उस पे काम करना शुरू किया। उसके ऊपर का जो भी प्लाईवुड होता है वो सब कुछ हटाना स्टार्ट कर दिया। उसके ऊपर जो भी डेकोरेटिव प्लास्टिक होता है वो सब मैंने निकाल दिया। उसके ड्रॉवर खोलना स्टार्ट कर दिए मैंने। तो इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और मुझे ऐसा लगा कि आग के साथ साथ ये पानी से भी इसको डैमेज हुआ है। Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. और ऐसे लग रहा था जैसे पानी और आग दोनों के कारण ये जो डेस्क है, ये टेबल जो है वो डैमेज हो गई है।
The last drawer was stuck fast. अब जो आखिरी ड्रॉर था वो बाहर निकल नहीं रहा था, वो फंस गया था. यहाँ पे देखो stuck fast का मतलब होता है shut tight. I tried all I could to ease it out gently. और मैंने बड़ा ही प्यार से उसको निकालने की कोशिश की. जैसे करते हैं ना अपन थोड़ा साइड में ऐसे ऐसे करके मैंने उसको निकालने की कोशिश की. इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स. और लास्ट में वो नहीं निकला तो फिर मुझे बहुत जोर लगाना पड़ा उसको, और जोर लगा के मैंने उसको बाहर खींच दिया. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. और मैंने अपनी मुट्ठी का जो जोर है वो लगा के उसको जोर से खींच लिया, मानो जैसे वो एकदम से उड़ता हुआ बाहर निकला. और उस ड्रॉवर के अंदर एक सीक्रेट ड्रॉवर था, छोटा सा. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. अब मैंने उसके अंदर हाथ डाला और फिर उसके अंदर से एक small tin का बॉक्स निकाल दिया. Sallow tape to the top of it was a piece of lined note paper. अब ये जो बॉक्स था इसके ऊपर सेलो टेप से एक नोट पेपर चिपकाया हुआ था. And written on it in shaky handwriting. और जैसे बड़ा शेक कर करके एकदम धूजती हुई हैंडराइटिंग में किसी ने उसके ऊपर लिखा हुआ था, Jim's last letter received January 25, 1915. तो ये जिम का लास्ट लेटर रिसीव किया गया है जनवरी 25 को 1915 में. To be buried with me when the time comes. और लिखा हुआ था कि मेरे साथ ही इस लेटर को दफना दिया जाए. I knew as I did it that it was wrong to me to open the box. अब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद किसी का बहुत ही सीक्रेट लेटर है और किसी का लेटर इस तरह से पढ़ना ये गुनाह है, ये मैं गलत कर रहा हूँ. But curiosity got the better of my scruples. It usually does. और स्क्लप्स का मतलब होता है फीलिंग दैट मेक यू हेसिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग. और अब मतलब मेरे को बुरा भी लग रहा था कि मैं पता नहीं किसी का लेटर पढ़ रहा हूँ, ये सही है या गलत है, लेकिन मुझे इतनी क्यूरोसिटी हो रही थी, मेरे को जानना था ये आखिर है क्या. तो फिर मैं ये गलत काम करने लग गया. Inside the box there was an envelope. The address read Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beeches, Brightport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. तो जैसे ही मैंने ये एनवलप खोला, लेटर को पढ़ने की कोशिश की, उसके ऊपर लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्राइटपॉट, डॉर्सेट. ये उनका एड्रेस था. मैंने उस लेटर को खोलकर पढ़ना स्टार्ट किया. लेटर जो है वो पेंसिल से लिखा गया था और लेटर के टॉप पर डेट लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914. और अभी अभी हमने ऊपर देखा था यहाँ पर कि ये लेटर 25 दिसंबर 1915 को रिसीव किया गया था. तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि 1 महीने की ड्यूरेशन थी इस लेटर को लिखने और इस लेटर को रिसीव करने के बीच में. तो अभी ये लेटर क्या था, ये लेटर कौन है, ये मिसेस मैकपर्सन, जिम कौन है जिसने ये लेटर लिखा है, अब ये स्टोरी हमें जाननी है. तो ये पार्ट 2 यहाँ से शुरू हो रहा है बच्चों. डियरेस्ट कॉनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. तो यहाँ पे लेटर की शुरुआत की गई है डियरेस्ट कॉनी यानी मेरी प्यारी कॉनी. यहाँ पर जिम मैकपर्सन नाम के एक इंसान है जिन्होंने अपनी वाइफ को ये लेटर लिखा है और वो कह रहे हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी के माहौल में हूँ और मुझे आज ये तुम्हें एक लेटर लिखना ही था. We were all standing to in our trenches yesterday morning. तो trenches का मतलब होता है बच्चों कि हम अपनी पोजीशन लेकर खड़े हुए थे. यहाँ देखो आपको साइड में ग्लॉसरी दे रखी है. स्टैंडिंग टू यानी अपनी अपनी पोजीशन लेके. और आपने देखा होगा फौजी किस तरीके से गड्ढे बनाकर और गड्ढों के अंदर छुप कर रहते हैं ताकि जब सोल्जर्स उनके ऊपर गोली चलाएं तो गोली उनको लगे नहीं. तो ये एक सोल्जर थे, जिम मैकपर्सन एक सोल्जर थे और अपनी वाइफ को बता रहे हैं कि हम अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे यस्टरडे मॉर्निंग को. क्रिसमस मॉर्निंग थी वो. इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट. एकदम ठंडी सी, एकदम कड़कती ठंडी जैसी मॉर्निंग थी. एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई एवर सीन.
as cold and frosty as a Christmas morning should be। तो हर बार की तरह जैसे क्रिसमस मॉर्निंग हमेशा दिसंबर में आती है, कड़कती ठंड होती है, और हमेशा की तरह जैसे एक ठंडी मॉर्निंग होनी चाहिए थी, बिल्कुल वैसी ही मॉर्निंग थी। हम सब अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that फ्रिट्स ब्रिगेन इट। तो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि भाई मैं गर्व से कह सकूं कि हमने शुरुआत की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुरुआत फ्रिट्स लोगों ने की और मैं बड़ा ही शर्मिंदा हूँ इस बात पे कि शुरुआत हमने क्यों नहीं की। तो फ्रिट्स यहाँ पे जर्मन सोल्जर्स को कहा जाता है बच्चों। यहाँ पे जिम जो है ये इंग्लिश सोल्जर यानी ब्रिटिशर है, और फ्रिट्स का मतलब है जर्मन सोल्जर जो इनके ओपोनेंट है, जो इनके साथ में लड़ रहे हैं। First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy! Happy Christmas! When we had got out the surprise, some of us shouted back, Same to you, Fritz! सेम टू यू। तो अब ये जो जर्मन सोल्जर्स थे जिन्हें हम फ्रिट्स कहते थे, ये ब्रिटिश सोल्जर्स को टॉमी कहते थे, और एक्चुअली में सामने से हम लोग अपने ट्रेंचेस में थे, अचानक से हमको व्हाइट फ्लैग नजर आया, फिर वहां से कुछ लोग चिल्लाए हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। तो हम लोगों को लगा कि भाई वो शांति की अपील कर रहे हैं, हमें क्रिसमस विश कर रहे हैं। हमने भी सामने उनको जवाब दे दिया कि भाई सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। तो इस तरीके से आपस में ये दोनों जो दुश्मन हम कह सकते हैं, ये एक दूसरे को क्रिसमस विश कर रहे हैं। I thought that would be that. We all did, but then suddenly one of them was up there in his grey greatcoat and waving a white flag. Don't shoot, lads, someone shouted, and no one did. Then there was another Fritz up on the parapet and another. Keep your heads down, I told the man, it's a trick. But it wasn't. तो अब क्या हुआ, दोनों सेना में से कभी एक कोई उठकर बाहर आकर फ्लैग घुमा रहा है व्हाइट कलर का, मतलब हम अब शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। तो दूसरी जो अपोनेंट टीम है वो बोल रही है कि भाई यहाँ पे कोई गोली मत चला देना। तो जो टीम है वो गोली नहीं चला रही है। तो सामने वाली सेना है उसको लग रहा है कि भाई यहाँ पे ये लोग कुछ नौटंकी कर रहे हैं और ऐसे बेवकूफ बना के कहीं गोली चला देंगे, तो भाई सब हेड डाउन कर लो, ये ट्रिक लग रही है, मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है हमें। तो इसके बाद देखो, वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। इट इज क्रिसमस डे, टॉमी। We have snaps, we have sausage. We meet you, yes. By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. तो अब जो जर्मन्स थे वो कुछ बॉटल्स अपने सर पे वेव कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि भाई हमारे पास कुछ स्नैप्स है, कुछ सॉसेज है। मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं, देखो स्नैप्स का मतलब होता है अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन। तो उनके पास कुछ खाने के लिए कुछ सॉसेज थे, कुछ ड्रिंक्स थे, और वो बोल रहे हैं कि हम लोग बड़ी मुश्किल से आपस में मिले हैं भाई, हम लोग साथ में मिलके कुछ टाइम स्पेंड करते। और फिर वो धीरे धीरे डजन्स यानी बहुत ज्यादा मात्रा में आने लगे। अब दोनों ये जो जर्मन्स थे और ब्रिटिशर्स थे, इनके बीच में वॉर चल रहा था, लेकिन इस टाइम पे उन दोनों के बीच में कोई राइफल नहीं थी। राइफल नहीं थी मतलब कोई भी वो लोग लड़ाई करने के मूड में नहीं थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस was the first up. Come on, boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose. But the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. Grey coats, khaki coats meeting in the middle. तो अब जब ये लोग आ रहे थे और ये लोग बोल रहे थे कि चलो भाई आ जाओ बॉयज आ जाओ, और सब एक के बाद एक आने लगे, तो मैं उनको रोक भी सकता था क्योंकि मैं ऑफिसर था। लेकिन सच कहूं दिल से कि मैंने उनको रोकने की कोशिश नहीं की, और मुझे को ऐसा लग रहा था कि ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स के बीच में ये जो मुलाकात है बड़ी अच्छी है और मुझे इसका पार्ट होना अच्छा लग रहा था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस इन द मिडल ऑफ द वॉर, वी वर मेकिंग पीस। और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि भाई वॉर के बीच में हम इस तरीके की शांति, इस तरीके का पीस जो है वो बना रहे हैं। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me
हैंड आउटस्ट्रेच्ड, हैंस वुल्फ। तो तुमको मैं बता नहीं सकता मेरी प्यारी कॉनी, वो जो फीलिंग्स थी जब मैंने उस फ्रिट्ज ऑफिसर की आंखों में आंखें डाल के देखी और उसने मुझे हैंस वुल्फ कहा। ही सेड ग्रिपिंग माय हैंड, वार्मली होल्डिंग इट, आई एम फ्रॉम डोसलडॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। अब उसने मेरे को बताया कि मैं सेलो यानी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाता हूँ और मैं बड़ा ही खुश हूँ। उसने मेरा हाथ बड़े प्यार से पकड़ा और मुझे हैप्पी क्रिसमस विश किया। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। अब जैसे इंट्रोडक्शन देते ना, तो इसने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और उससे हाथ मिलाया और कहा कि भाई मेरा नाम कैप्टन जिम मैकपर्सन है और आपको भी हैप्पी क्रिसमस। I am a school teacher from Dorset in the west of England। और मैंने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि भाई मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट में और ये वेस्ट इंग्लैंड में आता है। आह, डॉर्सेट, he smiled, I know this place, I know it very well। उसने कहा कि भाई डॉर्सेट, डॉर्सेट तो मैं जानता हूँ। उसने स्माइल देते हुए कहा, We shared my room ration and his excellent sausage, and we talked, Connie, how we talked। He spoke almost perfect English। तो हम दोनों ने बैठ के बातें की, हमने अपना सॉसेज वगैरह शेयर किया, फिर हमने बहुत सारी बातें की और कॉनी वो पता नहीं कैसे इतनी अच्छी परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था, मतलब मैं तो देखते ही रह गया। But it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England। He had learned all he knew of England from school। और फिर बाद में मुझे पता चला कि वो डॉर्सेट के बारे में जानता था, मगर वो डॉर्सेट कभी गया ही नहीं है। वो तो इंग्लैंड कभी आया ही नहीं है और ना ही उसने ये सब कुछ कभी देखा है। उसने ये सारी चीजें उसके स्कूल में से सीखी हैं, एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। और ये सारी इंग्लिश बोलना और ये सब भी उसने इंग्लिश बुक्स पढ़ पढ़ के सीखा है। His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. So out there is no man's land. We talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset। तो हमने इन सभी की बातें की, सर्जेंट ट्रॉय और इन सब की ये जो बुक्स थी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स, इन सब के बारे में बातें की। और नो मैंस लैंड का मतलब होता है बच्चों ऐसी जगह जहां पे कोई इंसान मतलब सिविलियन ही नहीं था, सिर्फ ये आर्मी के ऑफिसर्स लोग थे जो युद्ध के लिए वहां पर इकट्ठे हुए थे। He had a wife and one son, both just 6 months ago, born just 6 months ago। तो उसकी एक वाइफ थी और उसका एक बेटा था जो बस अभी 6 महीने पहले ही जन्मा था। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere। तो जैसे ही मैंने अपने आसपास देखा वहां पे सिर्फ खाकी और ग्रे यानी ब्रिटिशर्स और जर्मन सब आसपास मुझे दिखाई दे रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। तो वहां पे मैंने देखा कि कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई स्मोक कर रहा है, मतलब सब लोग एकदम आनंद में थे, मजे में थे। Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, कॉनी। और मैंने उसके साथ में तुमने जो दिया था वो वंडरफुल क्रिसमस केक उसके साथ में शेयर कर लिया। He thought that marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie। और marzipan का मतलब होता है एक sweet covering on a cake made from sugar, eggs and almonds। तो उसने कहा कि भाई marzipan जो सबसे बढ़िया केक मैंने आज तक टेस्ट किया है वो सबसे बढ़िया होता है, और मैं भी इस बात पे एग्री था। और मैं तुम्हें कैसे बताऊं कॉनी, आज तक मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दुश्मन के साथ में क्रिसमस ईव की पार्टी, मतलब ये तो बिल्कुल आज तक ऐसा कभी सोचा ही नहीं था और वो वाली बात हो गई। Then someone I don't know who brought out a football. Great coats were dumped in piles to make goal post। अब क्या हो गया कि कोई पता नहीं कौन लेके आ गया, एक फुटबॉल लेके आ गया और ग्रेट कोट्स वाले सबके सब इकट्ठा हो गए गोल पोस्ट बन के। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स। अब क्या हो गया, टॉमी और फ्रिट्स एक दूसरे के अगेंस्ट मैच को खेलने लगे। Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet। तो अब जो ये स्नो मैंस लैंड में
फुटबॉल की मैच स्टार्ट हो गई। हैंस वुल्फ और मैंने चीयर किया, क्लैप किया और हम लोग अपनी जो फीट होती है उसको नीचे जमीन पे पछाड़ने लगे, चीयर अप करने लगे, हमें जोश आ गया। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. तो अब हम लोग इस मैच में, फुटबॉल के मैच में इतना खो गए थे, चेयर कर रहे थे और हमारी सांसें जो है बड़ी गहरी होती जा रही थी, हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। और अचानक से उसने कहा एक मोमेंट पे कि भाई जिम मैकपर्सन, ऐसा नहीं लगता कि बस हम इस वॉर को यहीं खत्म कर दें? A football match, no one dies in a football match, no children are orphaned, no wives become widows. तो कहा उसने कि भाई एक फुटबॉल मैच से ही हम लोग जीत हार का फैसला कर लें तो कितना अच्छा होगा, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा, अगर वॉर में कोई भी सैनिक नहीं मरेगा तो किसी की भी वाइफ विधवा नहीं होगी, बच्चे अनाथ नहीं होंगे। ये उसने बहुत बढ़िया बात कही। आई वुड प्रिफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। मैंने कहा कि यार फुटबॉल से अच्छा क्रिकेट का मैच रख लो, क्योंकि जो जर्मन्स होते हैं वो फुटबॉल बहुत अच्छी खेलते हैं, ब्रिटिशर्स जो थे वो क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं। I told him. Then we Tommies could be sure of winning probably. उसने कहा कि अगर भाई क्रिकेट रख लोगे तो फिर शायद हम जीत जाएंगे। We laughed at that and together we watched the game sad to say. और फिर हम दोनों हंस पड़े और हमने साथ में गेम खेला। अब बहुत सैड टू से कि भाई अब कॉनी मैं बड़ा दुखी हूँ तुमको बताते हुए, फ्रिट्ज वॉन, भाई वो लोग जीत गए 2-1, उनके 2 गोल थे, हमारा एक ही गोल था। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड, आवर गोल वाज वाइडर देन देयर्स सो इट वाजंट क्वाइट फेयर। और हमारा जो गोल था वो उनसे ज्यादा मतलब बड़ा था, वाइडर था, तो उनको ऐसा लगा कि भाई हाँ शायद हमारे साथ फेयर नहीं हुआ है, और लेकिन उन्होंने हमारी फिर भी तारीफ की। The time came, and all too soon, when the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. अब ये गेम खत्म हो गया, हमारे खाने पीने की चीजें सब, जो हम पार्टी कर रहे थे, हमारा रम जो हम पी रहे थे, वो सब कुछ खत्म हो गया और अब मतलब जाने का समय आ गया, अलग होने का समय आ गया, ऐसा लग रहा था। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. अब मैंने उसको हैंस वुल्फ को कहा कि भाई जल्दी ही ये वॉर खत्म हो जाए और तुम अपने परिवार को देख सको, ये फाइटिंग खत्म हो जाए और हर फौजी अपने अपने घर जा सके, मैं ऐसी ही दुआ करता हूँ। ये मैंने हैंस वुल्फ को कहा। I think that is what every soldier wants on both sides, Hans Wolf said. अब हैंस वुल्फ ने कहा कि हाँ भाई हर एक सोल्जर, चाहे वो इस साइड का हो या उस साइड का, सब यही सोचते हैं कि वॉर वगैरह जल्दी खत्म हो, वो अपने घर जा सके। टेक केयर जिम मैकपर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। अब उसने कहा कि भाई जिम मैकपर्सन तुम अपना ख्याल रखना, मैं ये जो आज हमने टाइम स्पेंड किया है ये कभी भी नहीं भूलूंगा। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly I felt. और उसने क्या किया, मुझे सल्यूट किया और फिर धीरे धीरे वहां से निकलने लगा, अनविलिंगली यानी बेमन से, जैसे कि उसका जाने का मन ही ना हो, ऐसा मुझे महसूस हुआ। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. अब वो जितने भी सिपाही यहाँ पे आए थे वो सारे के सारे अपने ट्रेंचेस में जाने लगे और फिर से वही की वही बातें जैसे शुरू हो गई। That night back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. और उस रात को हम अपने अपने डगआउट्स में, डगआउट्स का मतलब होता है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। तो बच्चों डगआउट्स का मतलब होता है कि ऐसा एक शेल्टर, ऐसी एक जगह जहाँ पे सोल्जर्स डिग कर करके होल के अंदर, ग्राउंड के अंदर रहते हैं और अपने आप को कवर कर लेते हैं, जैसे सूखे पत्तों से कवर कर लेते होंगे। तो वहां पे हमने सुना कि वो लोग कैरोल गा रहे थे। कैरोल का मतलब होता है
कैरल का मतलब होता है कि जो क्रिसमस पे जो गाते हैं ना, क्रिसमस ईव पे जो सॉन्ग्स गाते हैं वो सब गा रहे थे और वो बहुत ही सुंदर तरीके से गा रहे थे. इट वॉज स्टिल ए नेचर्ड साइलेंट नाइट. Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched. और हम हमारे उस साइड से वो लोग गा रहे थे और हमारे बॉयज ने भी कुछ म्यूजिक कोरस वगैरह देने की उनको कोशिश की. और जो शेफर्ड से आसपास के चरवाहे जो वो लोग उनको सबको नोटिस कर रहे थे, देख रहे थे. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. और हम लोगों ने उस साइलेंट रात को एक्सचेंज किए, एक दूसरे की गुडविल्स, एक दूसरे के लिए दुआएं. और मुझे लगता है कि इस यादों का ये जो खजाना है ये तब तक मेरे दिल में रहेगा, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा. Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon, I am sure of it. और कॉनी, मुझे ऐसे लगता है कि अगले साल की क्रिसमस जब आएगी तब तक ये वॉर, दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी. और ये मेमोरी जो है ये खत्म हो जाएगी, ये जो युद्ध वगैरह हुआ था. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों आर्मीज के बीच में पीस हो जाएगा और हम सब एक हो जाएंगे. योर लविंग जिम. तो यहाँ पे इस जिम मैकपर्सन ने ये लेटर लिखा था अपनी वाइफ को, जिससे वो बहुत प्यार करते थे, कॉनी को. अब देखो बच्चों, ये लेटर तो उन्होंने लिखा था. अब इस लेटर का क्या करता है हमारा ऑथर, उसको समझते हैं. तो पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है स्टोरी का. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने उस लेटर को ढंग से बंद कर दिया जैसे वो बंद था और उसे वापस से एनवेलप में डाल दिया. I kept awake all night. और मैं रात भर सो नहीं पाया. By morning I knew what I had to do. और मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे सुबह उठते ही फटाक से जाना है और उस कॉनी को, यानी जो मिसेस जिम मैकपर्सन थी, उनको ये लेटर पहुंचाना है. I drove into Brightport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Cooper Beaches was. अब जो उनका एड्रेस था वहां पे मैंने क्या किया, जाके पता लगाया कि भाई ये कूपर बीचेस कहाँ है. हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell. The roof gaping, the windows boarded up. तो अब जैसे ही मैं हाउस नंबर 12 में पहुंचा तो मैंने देखा वहां तो कुछ था ही नहीं. पूरा का पूरा घर जल चुका था. रूफ वगैरह यानी उनका जो शेड वगैरह था वो सब टूट गया था. विंडोज मतलब कुछ भी थी नहीं. तो मैंने क्या किया, आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकपर्सन. तो मैंने पड़ोसियों के जाके गेट खटखटाए और मैंने उनसे पूछा कि भाई कोई जानता है मिसेस मैकपर्सन के बारे में कि वो कहाँ है. Oh, yes, said the old man in his slippers. He knew her well. A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed. तो पड़ोस में रहने वाले एक बूढ़े आदमी ने बताया कि हाँ भाई वो उस ओल्ड लेडी को, लवली ओल्ड लेडी को जानते थे और उन्होंने उसके बारे में मुझे बताया. Muddled headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? तो मडल हेडेड का मतलब होता है बच्चों कंफ्यूज. मतलब वो कंफ्यूज्ड थे थोड़े से उसके बारे में, लेकिन उन्होंने उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया. 101 years old. She had been in the house when it caught fire. तो वो बता रहे हैं कि वो 101 साल की लेडी है और वो घर में थी जब इस घर में आग लग गई थी. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. और किसी को अंदाजा ही नहीं लगा, किसी को पता ही नहीं है कि घर में आग कैसे लग गई, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि भाई कैंडल्स के कारण आग लगी होगी. She used candles rather than electricity. क्योंकि वो जो लेडी थी उसे इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा कैंडल यूज करना पसंद था. Because she always thought इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. क्योंकि उसको लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी बड़ी ही महंगी है, उससे बेटर है कैंडल्स. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now. He told me
बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। तो उन्होंने बताया कि भाई वो अभी एक नर्सिंग होम में है जो बर्लिंगटन हाउस के नाम से जाना जाता है, डॉर्चेस्टर रोड जो है अपोजिट साइड ऑफ टाउन में। तो उसको वहां ले जाया गया है, ये उस बूढ़े आदमी ने, उस बूढ़े नेबर ने बताया। अब देखते हैं आगे क्या करता है ऑथर। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, और मेरे को ये बर्लिंगटन नर्सिंग होम जो था ये बड़ी आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे and lighted Christmas tree stood in the corner with a loop-sided angel on top। तो अब क्रिसमस का दिन था, ये गया वहां पर बर्लिंगटन हाउस में, वहां पे पूरी की पूरी सजावट हो रखी थी क्रिसमस डे सेलिब्रेशन की। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। और वहां पे लिखवाते हैं ना, कहीं पे भी अपन जाते हैं तो वहां पे पूछा जाता है भाई आप क्यों आए हैं, तो मैंने वहां पे विजिटर्स डायरी में लिखवाया कि मैं एक फ्रेंड हूँ जो मिसेस मैकपर्सन से मिलने आया हूँ और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। तो मैं देख सकता था वहाँ खड़ा खड़ा जो कहते हैं ना रिसेप्शन रूम में से, तो वहां से देखा तो सबके सब पेपर की हैट पहने हुए थे और सब गाना गा रहे थे। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me। जो मैट्रन थी उन्होंने भी, उनको भी ऐसा लगा होगा कि भाई आज तक तो मिसेस मैकपर्सन से कोई मिलने नहीं आया, आज क्रिसमस डे के दिन कोई मिलने आया है, उनके लिए प्रेजेंट भी लाया है, तो वो भी बड़ी खुश थी। She even offered me a mince pie। She walked me along the corridor। Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me। She's rather confused today, so we thought it best if she had a good rest। She has no family, you know। No one visits। तो हम लोग कॉरिडोर से जा रहे थे और जाते जाते हम बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि मिसेस मैकपर्सन हमेशा कंफ्यूज रहती हैं और उनको ढंग से रेस्ट मिले इसलिए हमने उनको सबसे अलग ही रखा है, ना उनका कोई परिवार है ना उन्हें कोई मिलने आता है। So I am sure she will be only too pleased to see you। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me। तो वो मुझे एक ऐसी जगह पर लेकर गई जहाँ पे खूब सारे आसपास प्लांट्स लगे हुए थे। उन्होंने बताया कि भाई आज आप आए हैं तो शायद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap। She had silver white hair pinned into a wispy bun। तो मैंने देखा एक ओल्ड लेडी चेयर पे बैठी हुई थी, एकदम सिल्वर वाइट हेयर्स थे जिनको उन्होंने हैड बन में यानी जुड़ा बना रखा था पिन से। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो गार्डन की तरफ बस ऐसी ही खोई हुई देख रही थी। हेलो आई सेड। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। तो मैंने बोला उनको हेलो, और उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे कि पता नहीं कौन है, एकदम खाली खाली नजरों से। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। और मैंने उन्हें कहा कि हैप्पी क्रिसमस कॉनी, और मैं बोलता चला जा रहा था। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। मुझे ये मिला है और ये तुम्हारा है। As I was speaking, her eyes never left my face। और जब मैं बात कर रहा था और तो वो मुझे ऐसी घूर रही थी मानो उसका ध्यान मेरे चेहरे से हट ही नहीं रहा है, क्योंकि उसे कौन बुलाता था, उनके हस्बैंड बुलाते थे, जिम मैकपर्सन। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness। और जैसे ही वो डब्बा उन्हें मिला तो उसने जैसे ही वो डब्बा देखा और एकदम से उसकी आंखों में वो चमक आ गई, वो इतनी खुश हो गई और उसने मेरे को जैसे पहचान लिया हो, उसका जो चेहरा था वो एकदम खिल उठा। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, और मैं उसे उस डेस्क के बारे में बता रहा था कि भाई किस तरीके से मुझे वो डेस्क मिली, उसमें से वो लेटर मिला, ये सब मैं उसको बता रहा था। अबाउट हाउ आई फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बोलते जा रहा था लेकिन वो कुछ भी सुन नहीं रही थी।
She said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. और उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस अपने फिंगर टिप से बार बार वो उस लेटर को टच किए जा रही थी. Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. और एकदम से वो मेरी तरफ थोड़ी सी आगे बढ़ी, मेरे हाथों को पकड़ा और उसकी आंखों में जैसे पानी आ गया हो. You told me you would come home by Christmas, dearest, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उस लेडी को, कॉनी को, ये जो ऑथर आए हैं इसमें जिम दिखाई दे रहा है और इन्होंने उसको हाथ पकड़ के ऑथर को बिल्कुल अपने करीब किया और कहा कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पे आओगे जिम डियरेस्ट, मेरे प्यारे, इधर आओ, मेरे पास आओ और यहाँ पे आके बैठो. I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letter so often, Jim, every day. और मैं उसके पास जाकर बैठा, उसने मेरे गाल पे किस किया और कहा कि मैं तुम्हारा लेटर रोज पढ़ती हूँ जिम. I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. मैं हमेशा से तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ और तुम जब भी बोलते हो, तुम्हारी आवाज सुन के या तुम्हारा लेटर पढ़ के मुझे लगता है कि जैसे तुम मेरे साथ हो हर वक्त. एंड now you are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? और आज तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, तो तुम क्या मेरे लिए लेटर तुम पढ़ोगे? I just want to hear your voice again. I would love that so much. And then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake. Marzipan. All around. I know how much you love marzipan. तो उसने बोला कि क्या तुम मुझे पढ़ के तुम्हारी आवाज में सुनाओगे? फिर मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी, तुम्हारा फेवरेट केक बनाऊंगी, marzipan जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है. तो इस तरीके से यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है. माइकल मोरपेरागो ने ये ऑथर हैं, उन्होंने ये स्टोरी लिखी है कि किस तरीके से दो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं. कॉनी जो अपने हस्बैंड से प्यार करती हैं, एक हादसे में वो हादसे का शिकार हो जाती हैं और उनकी यादें हमेशा के लिए वो कैद हो जाती हैं, अपने हस्बैंड का इंतज़ार करती हैं. वो इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके हस्बैंड नहीं बल्कि एक ऑथर आया है. और ये एकदम एक प्यार की निशानी की स्टोरी है. और अगर किसी वाइफ को जो उम्मीद में है कि भाई उनके हस्बैंड आएंगे, उनको उनका लेटर मिल जाता है, तो इससे ज़्यादा बेस्ट क्रिसमस का प्रेजेंट क्या होता है. तो बच्चों यही है ये बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी. अगर स्टोरी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम.